देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ऑलरेडी वैसे तो हम लोग इससे जो प्रीवियस क्लासेज है उसमें स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक गिवन है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इससे क्या क्या इफेक्ट पैदा होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। The greenhouse effect is a process in which greenhouse gases like carbon dioxide, water vapor, methane, etc. in the Earth's atmosphere, in the Earth's atmosphere reflect back the thermal radiation emitted by the Earth's surface. Reflect back the thermal radiations emitted by the Earth's surface. Emitted by the Earth's surface. So this is the definition of greenhouse effect. ये greenhouse effect होता है, therefore causing the climate to warm. Therefore causing the climate to warm. देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, CO2, वाटर वेपर, मीथेन गैस, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ये किसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आंसर है थर्मल रेडिएशन को। वो थर्मल रेडिएशन कहाँ से आ रहा था, वो थर्मल रेडिएशन आ रहा था अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। अब आप इसको डायग्राम से समझिए इस सारी प्रोसेस को। ये तो डेफिनेशन हुई, तो यहाँ पर हम लोग डिजाइन करते हैं अर्थ को। So this is the earth and this is the atmosphere of the earth, which is having different layers of gases, and the density of the air is higher near the earth surface. अर्थ सरफेस के आसपास जो गैसेस की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होगी। ओके, सन से रेडिएशन आएगा, तो सन से जो भी रेडिएशन आएंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को तो यूवी रेज बोलते हैं, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, सबसे ऊपर ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन लेयर के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो O3 में कन्वर्ट होता है, या O3 जो है वो ऑक्सीजन और O में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ऑक्सीजन ओजोन में, ओजोन ऑक्सीजन में, ऐसा कन्वर्जन चलता रहता है, और ये सारी एनर्जी इस कन्वर्जन में यूटिलाइज हो जाती है, इस केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन बाकी के जो रेडिएशन आ रहे हैं, और भी रेडिएशन आ रहे हैं, इसमें से विजिबल लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहे हैं, तो मल्टीपल रेडिएशन आ रहे हैं। अब ये जो रेडिएशन हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, इसमें से कुछ 30% जो रेडिएशन होता है वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस में, 30%
रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द एटमॉस्फेयर इन द स्पेस। तो जितना भी रेडिएशन आ रहा था उसका 30% तो वापस स्पेस में चला गया, एटमॉस्फेयर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और बाकी जो रेडिएशन है वो अर्थ के अंदर एंटर करता है, एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद अर्थ सरफेस पर आता है। अर्थ सरफेस भी क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। सॉलिड सरफेस है तो ये भी क्या करेगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्टेंस में, एब्जॉर्प्टेंस में और एमिटेंस में। देखिए कोई भी सरफेस 100% रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, 100% एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा और 100% ट्रांसमिशन नहीं करेगा। तो बेसिकली जब ये रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर आकर के स्ट्राइक करेगा तो कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा और बाकी का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो रेडिएशन यहाँ पर आया अर्थ सरफेस पर आते ही ये रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस एटमॉस्फेयर में जो CO2 मीथेन एंड वाटर वेपर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इसको दोबारा से रिफ्लेक्ट करके अर्थ के सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे। तो फिर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये वापस अर्थ सरफेस पर आ जाएगी एनर्जी, फिर ये अर्थ सरफेस से फिर जब बाहर जाने की कोशिश करेगी, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे और वापस अर्थ सरफेस पर आ जाएगी। तो ये जो थर्मल रेडिएशन है ये कौन से वाला, ये एक स्पेशल थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज की बात कर रहे हैं। तो इंफ्रारेड रेज बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं, तो पहले अर्थ के सरफेस पर आती हैं, अर्थ का सरफेस इसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी का रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन करने के बाद में ये जो गैसेज हैं ये गैसेज वापस से क्या कर देती हैं, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेज है, इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं और अर्थ सरफेस पे वापस ले आती है। तो देखिए यही चीज यहाँ लिखी हुई है, मीथेन एटसेट्रा अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्ट बैक द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। जो अर्थ के सरफेस से रेडिएशन बाहर की तरफ जाने वाला था, स्पेस की तरफ जाने वाला था, उसको इन गैसेस ने दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर दिया और ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गए। अगर ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गए तो क्या होगा, तो आंसर है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो इससे क्लाइमेट चेंजेस आएंगे। क्लाइमेट चेंजेस जैसे कि पोल्स के ऊपर जो आइस है उसका मेल्ट होना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अर्थ के ऊपर वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, वाटर लेवल राइजेस हो जाएंगे। तो ये ग्रीन हाउस के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। अच्छा इसके कॉजेज क्या है, कारण क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, तो आंसर है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज। ज्यादातर तो ह्यूमन एक्टिविटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी नेचुरल एक्टिविटीज भी होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है। और वो मशीन कैसे चलती हैं, तो आंसर है पेट्रोल डीजल से चलती हैं। तो फॉसिल फ्यूल का जो कंजप्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ग्रोथ ही, तो वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है। और क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, वो भी कहाँ बनेंगे, वो भी फैक्ट्रीज में बनेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो आंसर है थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में कोल को बर्न किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, इसका एक इंपॉर्टेंट कोज है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसका जो इफेक्ट है ये लिखा ना मैंने लास्ट लाइन में, कॉजिंग द क्लाइमेट टू वार्म। अगर क्लाइमेट वार्म होता जा रहा है, एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण होती है। अच्छा ये इसका पहला रीजन हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना। इसके अलावा हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन भी इसी का रीजन है। देखिए हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी रिएक्शन में, तो आंसर है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में।
तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम पेड़ों को काट देंगे, डिफोरेस्टेशन कर देंगे, ट्रीज को हटा देंगे, फॉरेस्ट को कट करते रहेंगे, तो जो CO2 का लेवल है वो और इंक्रीज हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में जो CO2 का लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट ही नहीं है। तो डिफोरेस्टेशन भी इसका रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। सो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने, सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड करूंगा इसके एक्सरसाइज के। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो हमने चैप्टर के बीच में डिस्कस कर लिए हैं। एनसीईआरटी के जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल हैं और जो थर्मोमीटर के क्वेश्चंस थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। So now we will write the next heading, Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. The rate of loss of heat of a body is directly proportional to the temperature, to the difference of the temperature of the body and the surrounding. Directly proportional to the difference of temperature of body and temperature of surroundings. कोई भी बॉडी कितनी हीट का लॉस करेगी पर सेकंड, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने इसको स्टडी किया था और इसमें देखिए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब है दैट हीट एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है। और लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या सिंबल लगाएंगे? नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। नेगेटिव सिंबल का मतलब होगा कि पर सेकेंड हीट रेडिएट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट और उसकी हीट एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, तो हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और इनके टेम्परेचर डिफरेंस पे ये डिपेंड करेगा। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग T2 से लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का क्या टेम्परेचर है और सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी हायर होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी हायर होगा। अभी इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं। अगर प्रोपोर्शनेट के सिंबल को यहां से रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज स्मॉल k। दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। और यहाँ पर क्या क्या क्वांटिटीज लिखी गई हैं तो उसके बारे में लिख देते हैं। वेयर k इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है विच डिपेंड्स, जो किस पे डिपेंड करता है? which depends on nature of material of body, nature of material of body and surface area of the body। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही हीट एनर्जी का लॉस होगा। एंड सरफेस एरिया ऑफ
बॉडी। ये कांस्टेंट है जो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा और दूसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर T2 क्या है? T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। T1 is the temperature of surroundings, temperature of surrounding। तो ये इसमें जो क्वांटिटीज यूज गई हैं उसको हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, जो जो क्वांटिटीज इस फॉर्मूला में लिखी हुई हैं। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आंसर है टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी का लॉस होगा। अब इसके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक तो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है इन दिस बीकर। इस बीकर के अंदर हमने वाटर को फिल कर रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास दूसरा एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर भी हमने क्या फिल कर रखा है? इस बीकर के अंदर भी हमने वाटर फिल कर रखा है, बट दिस वाटर इज एट द हायर टेम्परेचर। लेकिन ये वाटर हायर टेम्परेचर पर है, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, और सराउंडिंग का टेम्परेचर इसके लिए भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो अब देखिए कौन ज्यादा हीट एनर्जी को लॉस करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस कहां पर ज्यादा है? 20 माइनस 0, T2 माइनस T1 होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सो हियर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इज 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, दोनों को माइनस करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम देख रहे हैं कि ये हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, पर सेकंड कोई 20-30 जूल की एनर्जी का लॉस कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल में जो एनर्जी लॉस होता है वो थाउजेंड्स ऑफ जूल्स में होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये 20 जूल की एनर्जी को रेडिएट कर रहा है पर सेकंड, और हम देख रहे हैं कि ये 200 जूल की एनर्जी को रेडिएट कर रहा है पर सेकंड। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए मोर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब ज्यादा होता है तब रेट ऑफ हीट लॉस भी ज्यादा होगा। तो मतलब कि हीट एनर्जी का लॉस भी इस केस में आपको ज्यादा मिलेगा। ये पर सेकंड ज्यादा हीट को रेडिएट करेगा, ये पर सेकंड कम हीट को रेडिएट करेगा, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड हियर टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास एक कोल्ड वाटर है, एक वार्म वाटर है, दोनों में से कौन जल्दी फ्रीज होगा? हीट का लॉस कौन कर रहा है जल्दी? उसमें 2-3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन इसमें ज्यादा होगी, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर जल्दी से इवापोरेट होगा, तो इसमें धीरे धीरे मटेरियल कम हो जाएगा, कंटेंट कम हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, और वाटर के कम होते ही, मास के कम होते ही इसको ठंडा होने में कम टाइम लगेगा। तो बेसिकली वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कुछ सर्टेन कंडीशन में ऐसा हो सकता है, सब कंडीशंस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस था 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि विच वाटर फ्रीजेस फास्टर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर? तो आंसर है हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर। जो गर्म पानी होगा वो जल्दी से फ्रीज हो जाएगा। उसके 2-3 कारण है। उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर इवापोरेट होगा, इवापोरेशन होगा तो कुछ वाटर तो यहाँ से सराउंडिंग में जा चुका होगा, तो यहाँ का मास कम हो चुका है। अगर यहाँ का मास कम हो चुका है, यहाँ का मटेरियल कम हो चुका है, तो इसको ठंडा होने में भी कम टाइम लगेगा। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन इसका क्या है? दूसरा रीजन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हायर है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हायर है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी हायर होगा, तो ये जल्दी से अपनी हीट को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में, ये जल्दी से अपनी हीट को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल हमने इनको रेफ्रिजरेटर में रखा, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मेंटेन कर रखा है हमने रेफ्रिजरेटर में, तो ये एक सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं दोनों बीकर। अब ये क्या कर रहा है? ये 100 डिग्री सेल्सियस की हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? तो आंसर है रेफ्रिजरेटर के सरफेस में जा रही है। ये जो सरफेस कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ये हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है इसके सरफेस में। अगर सरफेस में हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है तो ये नीचे वाला जो वाटर है ये ठंडा हो जाएगा। अगर ये नीचे वाला वाटर ठंडा हो जाएगा तो डेंस हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और हाई डेंसिटी का वाटर कहाँ रहेगा? हाई डेंसिटी का वाटर नीचे रहेगा।
और लो डेंसिटी का जो वाटर है, जो गर्म है, जो वार्म वाटर है, वो किस तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगा, जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है और जो पार्टिकल ठंडे होते जा रहे हैं वो डेंस होकर के नीचे आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो डेंस वाटर है वो नीचे रहेगा और वो धीरे धीरे ठंडा होते होते फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रीजिंग होगी, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा फ्रीज होता जाएगा ये। और इसमें इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी का कम लॉस होगा पर सेकंड, क्योंकि इनमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। जो रेफ्रिजरेटर का सरफेस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी इसमें लो रहेगा, कम रहेगा, कम हीट एनर्जी को लॉस करेगा ये पर सेकंड, तो इसको फ्रीज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो वार्म वाटर होता है इट विल फ्रीजेस फास्टर देन द कोल्ड वाटर। जब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वार्म वाटर जो है वो जल्दी से फ्रीज हो जाता है और कोल्ड वाटर जो है उसको फ्रीज होने में टाइम लगता है, because of this reason and because of rate of evaporation and because of the surface of the refrigerator। तीन चार रीजन है इसके, और एक रीजन इसमें से ये भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है। तो टेम्परेचर डिफरेंस, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज हायर, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, हायर है, देन द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल बी हायर। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी क्या रहेगा, हायर रहेगा। इसके बाद में अब हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया इसी बेसिस पे ग्राफ बना रखे हैं। हमने कैलोरीमेट्री पढ़ा था, कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री, तो उसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स बताए थे कि हम लोग एक कॉपर का वेसल यूज करते हैं जिसमें कैलोरीमेट्री को स्टडी किया जाता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस पर सेकंड कितनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो उसी के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर एक ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है, और इस ग्राफ के अंदर हम लोग दो चीजें रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो टेम्परेचर और एक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को, टेम्परेचर डिफरेंस को और टाइम को। सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग माइनस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सो इट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस। और दूसरी एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे टाइम, टाइम को हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी से। तो पहले जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था उस समय पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सब्सटेंस ठंडा होता जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस जैसे कि पहले वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर था और सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, ये फर्स्ट केस है। अब इसने हीट एनर्जी को लॉस किया, इस बॉडी ने हीट एनर्जी को लॉस किया, जैसे ही हीट एनर्जी को लॉस किया इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस 100 था, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस 80 है। नेक्स्ट केस में फिर टेम्परेचर इसका 60 हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है, तो इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 60। तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि इस टेम्परेचर को चेंज होने में पहले तो बहुत कम टाइम लगेगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस से वो 60 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो 100 डिग्री से 40 डिग्री पर आया तो इसमें इसने कुछ 2 या 3 मिनट का समय लिया। लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। अब 40 डिग्री से उसको 20 डिग्री पर आने में उसको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का टाइम लग गया। पहले 10 मिनट के अंदर ही, पहले 2 या 3 मिनट के अंदर ही क्या हुआ, 100 से 40 डिग्री पर टेम्परेचर आ चुका था, 100 से 40 डिग्री पर टेम्परेचर आ चुका था और टेम्परेचर डिफरेंस जल्दी से चेंज हुआ। उसके बाद में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है, तो हम देख रहे हैं कि 40 से 20 या 10 डिग्री तक आने में उसको कुछ 20-30 मिनट्स का टाइम लग जाता है। तो टाइम अब ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज होता जा रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस जो था, रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ आएगा। तो पहले टेम्परेचर में जल्दी चेंज आएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा फिर टेम्परेचर में धीरे धीरे चेंज आएगा, फिर टेम्परेचर में धीरे धीरे चेंज आएगा। सो दिस इज द ग्राफ। अब देखिए इसके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं कि इसके फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जा सकता है, और ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये कौन सी इक्वेशंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ओके, तो अब इसके फॉर्मूला बचे हैं और कैलकुलेशन बची है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।